नमस्कार दोस्तों। तो वेलकम यू टू माय न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। तो मेरा नाम है निखिल कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल फार्मर जंगल। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। भैया सर्दी या हो गर्मी, भैया हम तो है तैयार, भैया हम तो है तैयार अपनी पढ़ाई की जर्नी का चलो करें शुरुआत। जय हिंद दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंगल पर, जहाँ पे मैं आपको सीएचएससी कॉमर्स का +2 फर्स्ट ईयर का बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट पढ़ाने वाला हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जो कि हमारा 6th चैप्टर है और हम आज इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो है और पहले वाले पार्ट में मैंने आपको पब्लिक एंटरप्राइजेस की मीनिंग, टाइप्स और फॉर्म्स सारे समझा दिए थे। और अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको आई बटन पे लिंक दे रहा हूं, आप जाकर उसे तुरंत देख लें, तभी आपको आगे बढ़ने में आसानी होगी। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्या, प्राइवेट एंटरप्राइजेस, ग्लोबल एंटरप्राइजेस, ज्वाइंट वेंचर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है भाई, ये तो इतना हो गया हमारा क्लियर। तो पहला हम पढ़ते हैं, चलिए प्राइवेट। जैसे कि हमने अपने पहले वाले वीडियोस में पढ़ लिया है प्राइवेट कंपनी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, तो इसमें मैं आपको अच्छे से शॉर्ट में बता देता हूं। अगर आपको वो वाला वीडियो देखने हैं पूरे डिटेल में तो मैं आपको फिर से आई बटन पे लिंक दे रहा हूं, आप जाकर उसे तुरंत देख लें। ठीक है, तो जैसे कि प्राइवेट कंपनी मतलब एक पर्टिकुलर इंसान की कंपनी, और जो कि प्रॉफिट बनाने के लिए ही जन्म उसका होता है। मतलब प्राइवेट कंपनी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि प्रॉफिट से हम लोग बना सके और अपना इंडिविजुअल प्रॉफिट बना सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइवेट कंपनी। उसके कुछ फीचर्स देख लीजिए, यहाँ पे हमारे हैं ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, ये एक इंसान के द्वारा है, फिर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा ये ओन्ड है। दूसरा पॉइंट है इसका एम टू अर्न प्रॉफिट, ये इनका मकसद ही यही है कि हमको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमको मोटा मोटी रकम चाहिए भैया प्रॉफिट में। और थर्ड पॉइंट क्या है, मैनेज बाय प्रोफेशनल। इनको मान लीजिए बड़े कंपनी है तो अच्छी कंपनी इनको दौड़ानी, इनको लॉस बिल्कुल चाहिए नहीं, तो ये क्या करते हैं, ये अपने प्रोफेशनल को रखते हैं, हर एक चीज को अच्छे से प्रोफेशनली मैनेज करने के लिए ये प्रोफेशनल को बुलवाते हैं। जैसे कि सीए हो गया, सीएमए हो गया, सीएस हो गया और भी एसेट्रा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केटिंग मैनेजर और भी अलग, जैसे कि हो गया रिसर्च डिपार्टमेंट, तो रिसर्च डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रोफेशनल को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अब उसका फोर्थ पॉइंट क्या है, फाइनेंस मैनेज बाय ओनर्स। तो ये फाइनेंस जो होता है ना, ये मैनेज किससे होता है, ओनर्स। इसके जो मेन ओनर्स होते हैं 4-5 लोग, यही इनका फाइनेंशियली देखते हैं कि कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई भी कंपनी को हम लोग जानते हैं कि रिक्वायरमेंट अगर पड़ती है कैपिटल की, तो वो कैपिटल मार्केट में उतर के ले सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कुछ इसके एग्जांपल, प्राइवेट कंपनी कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि लेविस हो गया, मैकडोनल्ड्स, नाइक है, कोको कोला, कैनन, एप्पल, ईबे, गूगल, फेसबुक और ट्विटर, ये कुछ हमारे प्राइवेट कंपनियां हैं। तो चलिए अब हम इसका समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो इस ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि मैं इसको आपको पहले वाले वीडियो में समझा दिया है और इस वीडियो का लिंक मैं आपको फिर से दे देता हूं अपने ऊपर वाले लिंक में। ठीक है भाई, जाकर देख लें। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया है, आप जाकर उसको तुरंत देख लें। तो ये हो गया हमारा पब्लिक एंटरप्राइजेस का फीचर्स। अब हम देख लेते हैं उसका टाइप्स क्या है, 1 पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी। ठीक है, 1 पर्सन कंपनी है, जैसे कि इनको नाम से पता चल रहा है ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी मतलब एक इंसान द्वारा चलने वाला कंपनी, उसको हम बोलते हैं ओपीसी। ठीक है, उसके कुछ फीचर्स, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, सिंगल ओनर, ऑल प्रॉफिट एंड रिस्क बेरर, क्विक डिसीजन मेकर, लेस मैनेजर एबिलिटी और लिमिटेड कैपिटल। और थर्ड है हमारा लैक ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये हो गया उसके कुछ फीचर्स। पहला मैं आपको समझाता हूँ, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन मतलब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बहुत ही कंपल्सरी है कि अगर आपको कंपनी बनाना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी होगा। दूसरा पॉइंट लिमिटेड लायबिलिटी, इसका मतलब कि क्रेडिटर्स आपके पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हो अगर उनको आपने कर्जा चाहिए तो। थर्ड हमारा सिंगल ओनर, ये कंपनी का सिंगल ओनर ही होता है। ऑल प्रॉफिट एंड रिस्क बेरर, ये खुद होता है, जो भी प्रॉफिट होगा जो भी रिस्क होगा ये खुद अकेले भुगतान करेगा। और क्विक डिसीजन मेकर, क्योंकि ये अकेला बंदा है तो उसके अकेले थॉट्स क्लियर होंगे तो वो क्विक डिसीजन मेकर होगा और बहुत ही थोड़ा से गलत भी हो सकते हैं, तो इसका ये डिसएडवांटेजेस में आ जाता है। थर्ड और उसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेस मैनेजरेबिलिटी और लिमिटेड कैपिटल, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। और भी कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे बड़ा बिजनेस.com, अन इनिशिएटिव बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा, इनका एक ही कंपनी है बड़ा बिजनेस.com। अगर आपको
बहुत सारे अच्छे अच्छे बिजनेस टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो आप इनके वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पर, पूरे फ्री हैं। ठीक है भाई, अब हम इसके और थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। स्मॉल कंपनी ये क्या है? स्मॉल कंपनी पेड अप कैपिटल इनको ज्यादा नहीं 50 लाख और ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ तक हो सकता है। टर्नओवर का मतलब ये होता है आपका एक साल में अंतर्गत कितना सेल हुआ या फिर परचेस हुआ। तो ये टर्नओवर कितना होना चाहिए भाई? 2 करोड़ कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। तो उसके कुछ एग्जांपल है, जैसे ये यहाँ पे मैंने बता चुका है आपको। स्मॉल फाइनेंशियल कंपनी है जैसे कि उज्जीवन, जनलक्ष्मी फाइनेंशियल, कैपिटल लोकल एरिया बैंक, सूर्योदय, दिशा, उत्कर्ष और ओवरगिन। ये हो गया हमारे पूरे वाले मल्टीनेशनल कंपनीज। हाँ भैया, ग्लोबल कंपनीज को ही हम बोलते हैं क्या? मल्टीनेशनल कंपनीज। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या? मल्टीनेशनल कंपनी। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है मल्टीनेशनल मतलब एक से ज्यादा कंट्रीज में जिसकी कंपनी एस्टेब्लिश होगी हम उस कंपनी को क्या बोलेंगे? मल्टीनेशनल कंपनी भैया। ठीक है, अब इसका एक सीधा साधा डेफिनेशन अगर देख ले, एक ऑफिशियल डेफिनेशन तो क्या है? इट इज अ कंपनी विच हैज एक्सपेंडेड देयर बिजनेस इन वन और मोर कंट्रीज। तो ये उसका हो गया डेफिनेशन हिंदी में। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि अपना बिजनेस पूरे वर्ल्ड में बिछाई हुई है, एक्सपांडेड हुई है, जिसका ऑपरेशन एक से ज्यादा कंट्रीज में चल रहा होता है और वो उसमें बिजनेस कर रही होती है। तो उसके कुछ एग्जांपल है भैया, देखो बड़े बड़े कंपनीज है, KFC, पिज्जा हट, टाटा और अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया और है हमारा TVS। ये हो गए हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज। और भी बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज है जो कि पूरे वर्ल्ड में एक्सपांडेड है, जैसे हो गया, लेकिन बहुत सारे हैं। ठीक है, अब हम इनके समझ लेते हैं फीचर्स। अब एग्जांपल के तौर पे हम KFC को ले लेते हैं। ठीक है, तो KFC जो बिजनेस है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा कंपनी है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है इनको चलाने में। तो इसीलिए इसका एक फीचर हो गया क्या भाई? जेंट साइज। तो इसका एक फीचर है क्या? जेंट साइज। और जैसे कि मैंने बताया मल्टीनेशनल कंपनी मतलब एक से ज्यादा कंट्रीज में उसका ऑपरेशन चलेगा, एक से ज्यादा भी घरों में मतलब ये कंट्रीज में ऑपरेशन इसके होंगे, मतलब ये ज्यादा बिजनेस करेगा, एक से ज्यादा कंट्रीज में ये बिजनेस करेगा। तो ये उसका हो गया सेकंड पॉइंट, ऑपरेशन इन सेवरल कंट्रीज। ठीक है, अब इसका थर्ड पॉइंट क्या होता है भाई? सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। मतलब जैसे कि ये KFC जो है हमारा कहाँ एस्टेब्लिश्ड है? USA में एस्टेब्लिश्ड है कि नहीं? तो वहां से ये पूरे अपने ब्रांचेस को, सब हेडक्वार्टर्स को मैनेज करता है। जैसे कि यहाँ पे एक फिगर मैंने लगा चुका है, देखिए मान लीजिए ये US है। ठीक है, अब ये इंडिया में बैठा हुआ है, ये और एक ब्राजील में बैठा हुआ है, ये चाइना में बैठा हुआ है, इसके ब्रांचेस जो होते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए चाइना में कुछ टेस्ट बदल गया, तो वहां के हिसाब से वो सब हेडक्वार्टर अपने हेडक्वार्टर में इंफॉर्म करेगा कि देखिए भाई ये हमारे कुछ चेंजेस हुआ है, तो हम आप क्या करते हैं और हमको कुछ बताइए, कुछ सुझाव दीजिए, हम भी उस हिसाब से करेंगे। तो ये जो मेन कहाँ पे कंट्रोल हो रहा है? सेंट्रलाइज मतलब पूरे मध्यम से, जहाँ पे इनका होम टाउन है वहीं से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, और इसका फिफ्थ पॉइंट क्या है भाई? डोमिनेट मार्केट। डोमिनेट मार्केट का मतलब ये बहुत ही मार्केट को अच्छा कंपटीशन देता है। एक अच्छा कंपटीशन देने का मतलब, मान लीजिए एक जगह दो बिक्री करने वाले, ठीक है, दो यहाँ पे दुकानदार है। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये मल्टीनेशनल कंपनीज वाला एक ये बंदा है। ठीक है, तो एक अच्छे कंपनीज में काम करता है, तो अच्छे कंपनीज में प्रोडक्ट बनाएगा, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये जो छोटे बिजनेस दुकानदार है ये कहाँ से उतने अच्छे करेंगे? क्योंकि इनके पास कैपिटल नहीं है। तो कैपिटल ना होने के कारण ये अच्छा कंपटीशन नहीं दे पाते हैं, तो ये इसीलिए ये डोमिनेंट मार्केट हो जाता है। तो हम इसका चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि ये एक देश से दूसरे देश में स्टैब्लिश होता है, तो इनके सारे रिसोर्सेज, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और गुड मटेरियल्स और आइडियाज ये ट्रांसफर होके एक देश से दूसरे देश जाते रहते हैं। तो ये हो गया उसका एक पॉइंट। अब उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई? एडवांस टेक्नोलॉजी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडवांस टेक्नोलॉजी ही है जिसके वजह से ये सारा चीजें चल रही हैं। अगर बड़ी बड़ी कंपनी चलानी है तो टेक्नोलॉजी एकदम एडवांस होनी चाहिए, एकदम पिक पर होनी चाहिए। और उसके नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंटरनेशनल मार्केट। जैसे कि ये जो कंपनियां होती हैं अलग अलग देशों में बसी होती हैं, तो ये इंटरनेशनल मार्केट चलाती हैं। जैसे कि इनोवेशन मार्केट हो गया, ग्लोबल मार्केट, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट करती हैं ग्लोबलाइजेशन को। ठीक है, तो ये हर एक जगह को, मार्केट को पकड़ के रखती हैं कि इस देश में क्या चल रहा है, इस देश का मार्केट कैसा है, इस देश के कस्टमर कैसा है, इस देश का इनोवेशन कैसा चाहिए, लोगों के हिसाब से ये मार्केट को अपना तैयार करते हैं। ठीक है, और जैसे कि
जैसे हमको पता है कि अगर बड़ी कंपनियां हैं तो छोटी कंपनीज के आगे ये बहुत ही बड़ी हैं, तो ये छोटी कंपनीज को भी अपने अंडर ले लेती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोपली। ये इनका खुद का एक मोनोपली क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेजेस में। तो ये उसका नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है हमारा इनोवेटिव प्रोडक्ट। जो होता है ना, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, इनका प्रोडक्ट इनोवेटिव होने के कारण ही ये इतना एक्सपेंड कर पाते हैं। इनका मेन गोल यही होता है, इनोवेशन, इनोवेशन और सिर्फ इनोवेशन, ठीक है भाई। तो इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपका भाई है ना, आपका भाई पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको पढ़ाएगा। अब इसके देख लेते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के कुछ डेमेरिट्स और कुछ डिसएडवांटेजेस है हमारे, जैसे कि ट्रेड रेस्ट्रिक्शन एंड इम्पोज्ड एट गवर्नमेंट लेवल। अब देख लीजिए, मान लीजिए मल्टीनेशनल कंपनीज है, अलग अलग देशों में जाके व्यापार करेंगी, तो इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज कर देगी, जिससे कि गवर्नमेंट का भी कुछ लाभ हो। जैसे कि ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ठीक है, और ये गूगल कंपनी है, ठीक है। तो गूगल कंपनी पे भी कुछ ये जो हमारी है ना, क्या इंडिया की गवर्नमेंट कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देगी, वेब रेस्ट्रिक्शंस देगी। अगर आपको चलाना है कंपनी तो भाई ये हमको कानून फॉलो करना पड़ेगा, तो उसको गूगल को भी उसको फॉलो करना पड़ेगा। हाल ही में ये कानून मोदी जी ने लागू करवाया है। तो ये हो गया हमारे को उसके एग्जाम्पल, ठीक है। अब उसके और एक एग्जाम्पल क्या भाई, लिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ इंपोर्ट्स, ठीक है। तो इंपोर्ट में भी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में भी बहुत ही कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का, जिसके वजह से कंट्री को भी बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, ठीक है। अब इसके चल जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ, जो कि हमारा इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ए ग्लोबल डिस्पोज ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैनेजमेंट इनका बहुत ही अच्छा होता है, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन अच्छे से पूरा फैल जाता है और अच्छा कंट्रोल हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका है स्लो डाउन इन द ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन होम कंट्रीज। और जैसे कि मान लीजिए जो हमारी केएफसी कंपनी है, इनका होम टाउन क्या है, यूएस। तो यूएस में इनका जो रेट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा, लोगों को एम्प्लॉय नहीं दे पाते हैं, मतलब जॉब नहीं दे पाते हैं ये, क्योंकि ज्यादातर फोकस कहाँ रहते हैं भाई, दूसरे कंट्रीज में इनका फोकस ज्यादा रहता है, इसलिए अपने घर के कंट्रीज में, मतलब होम कंट्रीज में ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं भैया। तो अब इसका हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट, चलते हैं इसका, डिस्ट्रॉय कंपटीशन एंड एक्वायर मोनोपोली। और ये जो कंपटीशन है ना, ये पूरे कंपटीशन को बर्बाद कर देते हैं पहली बात, क्योंकि मान लीजिए ये बड़ा है और ये दूसरी कंपनियां छोटी छोटी हैं, तो इनको ये ना अपने अंडर ले लेती है। देखिए जैसे कि उसके अंडर ले ली, तो यहाँ पे कंपटीशन वो खराब कर देती है, जिसके वजह से उनको कुछ भी करे उनको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे मार्केट की बात हो रही है, तो ये मोनोपोली एक्वायर कर लेते हैं मोनोपोली का। और अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो आप कमेंट कर मुझे बताइए कि भैया मोनोपोली के ऊपर आप एक अलग से वीडियो लेक्चर बताइए, जिसमें आप इसको अच्छे से समझाते हैं, तो मैं इसको अच्छे से समझा दूंगा भाई। हाँ तो दोस्तों चलिए अब हम जान लेते हैं, हमारा ज्वाइंट वेंचर का टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो हमारा ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या होता है, जिससे कि इसका मतलब से ही समझ आता है हमको ज्वाइंट। तो ज्वाइंट वेंचर एक साथ मिलकर चलाने वाला कंपनी को बोलते हैं हम ज्वाइंट वेंचर कंपनी। तो इसका एक ऑफिशियल डेफिनेशन क्या होता है, ए ज्वाइंट वेंचर इज ए बिजनेस इन विच two or more parties agree to pool their resources for the purpose of completing a specific task। तो ये जो जॉइंट वेंचर कंपनियां होती हैं, ये एक या दो से ज्यादा पार्टीज मिलकर बनाती हैं, अपने कंबाइन करते हैं रिसोर्सेज, जिसकी वजह से इनका एक स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो जॉइंट वेंचर कंपनी वो कंपनी है जिसमें दो से ज्यादा कंपनीज, पार्टीज एक साथ मिलकर अपना रिसोर्सेज कंबाइन करती हैं और एक स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करती है। तो उसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है भाई, मारुति एंड सुजुकी कंपनी जो होती है वो एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। जैसे कि आपको पता है कि मारुति हमारी एक इंडियन कंपनी और सुजुकी एक जापानीज कंट्री, दोनों ने एक साथ मिलकर एक कार लॉन्च की थी, जो कि बहुत ही धमाकेदार भी हुई थी। तो जॉइंट वेंचर कंपनी उसी का एक एग्जाम्पल है। मारुति सुजुकी कंपनी एक जॉइंट वेंचर कंपनी का ही एक एग्जांपल है। तो उसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। देखिए अब दो कंपनियां हैं, मारुति एक और सुजुकी एक, तो यहाँ पे उसका फीचर्स उसी के रिलेटेड हम देख लेते हैं। क्या भाई कि लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, उन दोनों में बहुत ही देखिए झगड़ा झांटी होती है, एक मार रहा है घूसा, मतलब घूसा नहीं, मतलब लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोई एक किसी एक बात से सहमत है, कोई दूसरे के बात से सहमत है, या फिर उसके आइडिया से सहमत नहीं है, और भी बहुत सारे उसके पॉइंट्स होते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाते दोनों कंपनियों के बीच, ठीक है। तो ये हो गया उसका एक फीचर, ठीक है।
अब हम उसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, क्या इंक्रीज रिसोर्सेस। मान लीजिए मारुति कंपनी के पास बहुत ही अच्छा क्या था, रॉ मटेरियल अवेलेबल था, लेकिन उसके पास एक डिसएडवांटेज था, क्या उसके पास रिसोर्सेस अच्छे नहीं थे, क्या टेक्नोलॉजी रिसोर्सेस अच्छे नहीं थे। तो किसने प्रोवाइड किया, सुजुकी कंपनी ने उसको एक अच्छा रिसोर्स दिया टेक्नोलॉजी का, जिसके वजह से उसका बहुत ही अच्छा ग्रो होने लगा दोनों मिलके। तो इंक्रीज रिसोर्सेस, दोनों का रिसोर्सेस एकदम बूस्ट अप हो गया भाई। और नेक्स्ट पॉइंट उसका राइज कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ही ज्यादा झगड़ा झांटी होती है, किसी कोई एक बात से सहमत नहीं है, कोई किसी के बात से सहमत नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है उसका रिड्यूसिंग रिस्क। अब देखिए एक कंपनी अगर एक कैपिटल लगाती है, मान लीजिए 50 करोड़ का कैपिटल लगाती है, तो आप खुद सोचिए उसके ज्यादा रिस्क है। लेकिन अगर वही 50-100 करोड़ मिलकर दो कंपनियां लगाती हैं, तो जो रिस्क है ना डिवाइड हो जाता है दोनों के बीच में रेशियो के हिसाब से, जिसकी वजह से रिस्क का जो फैक्टर होता है बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है भाई, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल देते हैं स्टूडेंट्स, लीगल रेस्ट्रिक्शन। अब ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो होती है या फिर ज्वाइंट वेंचर कंपनियां, इनके ऊपर बहुत ज्यादा लीगल रेस्ट्रिक्शन होती है गवर्नमेंट के तरफ से कि आप फॉर्म नहीं कर सकते ये कंपनी, अगर कर भी सकते हो तो बहुत सारी आपको लीगल फॉर्मेलिटी से गुजरना पड़ेगा, आपको बहुत सारे झंझट करना पड़ेगा, पेपर वर्क करना पड़ेगा, और भी बहुत सारे लीगल रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है गवर्नमेंट, जिसकी वजह से ज्यादातर जॉइंट वेंचर कंपनी फॉर्म नहीं हो पाती, और होते भी हैं तो बहुत ज्यादा बड़ी तौर पे होती हैं, जिसपे जो कि गवर्नमेंट भी उनपे पाबंदियां नहीं लगा सकता है। ठीक है, अब हम उसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल लेते हैं, क्या प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल फर्म्स। ये छोटे छोटे स्मॉल फर्म्स को प्रोटेक्ट करती हैं, और टेक्नोलॉजी बेटर होने के कारण ये बहुत ज्यादा बूस्ट अप और ग्रो करती हैं, जिसकी वजह से इनका प्रोडक्ट जो होता है ना बहुत ही कम दाम का होता है। मारुति सुजुकी कंपनी का जो कार है वो बहुत ही कम दाम का है, रिडक्शन इन कॉस्ट, क्यों, क्योंकि उसमें बेटर टेक्नोलॉजी भी आ गई है, रिसोर्सेज भी हो गई है, रॉ मटेरियल्स भी अवेलेबल है, तो जिसके वजह से इनका कॉस्ट में बहुत ज्यादा रिडक्शन हो जाता। स्टूडेंट्स, अब हम समझ लेते हैं अपना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी, ट्रिपल पी, जिसको हम बोलते हैं 3P। तो हम इसका कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि क्या है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जैसे कि नाम से पता चल रहा है पब्लिक और प्राइवेट का पार्टनरशिप हो रहा है यहाँ पे, तो इसका एक ऑफिशियल डेफिनेशन चलिए देख लेते हैं। द पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेस पीपीपी और 3P इज अ कमर्शियल लीगल रिलेशनशिप डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2011 एज an arrangement between the government and a private sector entity on the other for the provision of public assets and or public services। तो इसका एक मतलब क्या होता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है एक कमर्शियल लीगल रिलेशनशिप है, संबंध है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2011 में बनाया गया था कि प्राइवेट और गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं लोक कल्याण के लिए, मतलब पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा एक ऑफिशियल डेफिनेशन, एकदम क्लियर कट है। तो चिल मार के वीडियो को एंड तक देखते रहो भैया। तो इसका क्या है, ये कुछ प्रोस एंड कॉन्स भी होते हैं, जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही एक कंसेप्ट का प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं। तो चलिए इसका प्रोज एंड कॉन्स को जान लेते हैं। बेनिफिट्स क्या है इसके, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन देन आन इनिशिएटिव दैट इज होली पब्लिक और होली प्राइवेट। तो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के मदद से बनता है, जिससे कि जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, हॉस्पिटल बनवा रही है। अब हॉस्पिटल उनको चाहिए बहुत ही अच्छा क्वालिटी का, मान लीजिए अपोलो हॉस्पिटल बन रहा है, तो ये अपोलो हॉस्पिटल कहती है कि हमारा बहुत खर्चा होगा भैया, हम चलिए पब्लिक के द्वारा, मतलब पब्लिक एंटरप्राइजेस के द्वारा हम कुछ हेल्प लेते हैं, जिसके वजह से हमारा प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। तो उसके कारण एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, और जो कि पूरी तरह से गवर्नमेंटल होता है या फिर पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी होती है। नेक्स्ट उसका क्या है, फास्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन एंड रिड्यूस डिलेज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जैसे कि रोड्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, और रोड्स, बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट जो होते हैं ना बहुत ही लार्ज टाइम चाहिए होता है, तो ये जल्दी कंप्लीट हो जाती है। मान लीजिए जहाँ पे एक अकेला बंदा काम करेगा, कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 4 दिन 5 दिन, लेकिन अगर वही काम 2 बंदे मिलकर एक साथ करेंगे तो वो काम 2 दिन में भी हो सकता है, 1 दिन में भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हमको जॉइंट स्टॉक क्या बोलते हैं, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी एक साथ मिलकर काम करती है, तो जल्दी सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं भाई। और थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, ROI माइट बी ग्रेटर देन द प्रोजेक्ट विथ
ट्रेडिशनल, ऑल प्राइवेट और ऑल गवर्नमेंट फुलफिलमेंट। जो ROI होता है मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ज्यादा हो सकता है प्राइवेट और गवर्नमेंट फुलफिलमेंट के अंदर अंदर। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल लेते हैं। हमारा क्या कि रिस्क आर फुल्ली अप्राइज्ड अर्लियर ऑन टू द डिटरमाइंड प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी। और यहाँ पे रिस्क भी होता है, क्यों कि जब तक प्राइवेट और पब्लिक कंपनियां एक दूसरे के फैक्टर्स नहीं देख लेते, अच्छे समझ नहीं लेते कि इस प्रोजेक्ट में कितना रिस्क है कितना नहीं, तब तक ये रिस्क फैक्टर मेंटेन करता है। अब हम चलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। क्या कैन इंक्रीज गवर्नमेंट कॉस्ट की, ज्यादातर जो सरकारी खर्च ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्राइवेट है, प्राइवेट बंदा बहुत ही ज्यादा चार्ज करता है क्योंकि उनके लेबर्स भी बहुत अच्छे स्किल्ड होते हैं, इसलिए वो चार्ज ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का प्राइसिंग भी ज्यादा हो जाता है। और उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिमिट द कॉम्पिटेटिवनेस रिक्वायर्ड फॉर द कॉस्ट इफेक्टिव पार्टनरशिप। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही कम हो जाता है प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच, क्योंकि दोनों कोलैबोरेट होकर काम करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द assumed risk, the level of competition and the complex and scope of project। जैसा स्कोप होगा, जैसा प्रोजेक्ट होगा, जैसा प्रोजेक्ट का बनावट होगा, उस हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट मेंटेन या फिर वेरी करता है। तो मान लीजिए रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो रोड कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। वो स्कोप ऑफ मतलब कंपटीशन इतना हाई नहीं है, क्योंकि रोड में कंपटीशन क्या लगेगा, इसलिए यहाँ पे हर चीज मेंटेन करता है कि कौन सा चीज कौन से स्कोप से हो रहा है या फिर कौन से कंपटीशन में है, उस हिसाब से प्रॉफिट्स भी मेंटेन मतलब मायने रखता है। अब इसका लास्ट पॉइंट क्या है, इफ द एक्सपर्टाइज इन द पार्टनरशिप लाइज हैवीली ऑन द प्राइवेट साइड, द गवर्नमेंट इज एट एन इनहेरिट डिसएडवांटेज। और जैसे कि इस लास्ट पॉइंट में बताया गया है कि अगर प्राइवेट, और जैसे कि इस हमारे लास्ट वाले पॉइंट में बताया गया है कि अगर प्राइवेट जो कंपनियां हैं, अगर उनमें ज्यादा एक्सपर्टाइज और नॉलेजेबल लोग रहेंगे तो इसमें गवर्नमेंट का ही घाटा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादा काम करेगी नहीं, और जैसे कि पब्लिक कंपनी ज्यादा काम करेगी, सॉरी प्राइवेट कंपनी ज्यादा काम करेगी तो ज्यादा पैसा चार्ज करेगी, ज्यादा कॉस्ट चार्ज करेगी, और भी ज्यादा कॉस्ट बढ़ा देगी गवर्नमेंट का उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और पढ़ते रहिए क्योंकि पढ़ना बंद तो बढ़ना बंद। और आप जाते जाते मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गुड बाय।